सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आएगी। यस सर आ रही है अब। यस सर। अरे मेरा तो बोर्ड ही गायब है, तो वही तो बोर्ड ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग कुछ किए हो? तुम लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। मुझे कहाँ यस दिख रहा सर। है? एक मिनट रुक जाओ, कुछ सेटिंग का मेरे को ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो लास्ट वाला तो कर लिया था ना, 2.86। यस सर। हाँ ठीक है, चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी सीखना पड़ेगा इस पे, तभी जाकर के काम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन which of the following solution will exhibit which of the following solution will exhibit highest boiling point? A 0.01 molar Na2SO4, B 0.01 molar KNO3, C 0.015 molar urea, D 0.015 molar ग्लूकोज। कह रहा है which of the following solution will exhibit highest boiling point? इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसका boiling point हाईएस्ट होगा? क्या बोले आंसर? सर ए ऑप्शन होगा। ए शिवम बोल रहा है। यस सर। सर सचिन नाम है वैसे मेरा, मैंने भैया की आईडी से लॉगिन करा है। क्या नाम है? सचिन तिवारी। सचिन। यस सर। अच्छा सर आपकी आवाज में थोड़ी थोड़ा आ रही है। सर आपकी आवाज गूंज रही है। नो सर। इको हो रहा है सर, इको हो रहा है। यस सर, सही नहीं आ रही आवाज। आवाज सही नहीं आ रही है? 0.1 मोल Na2SO4। सर, ए आ जाएगा आंसर। आंसर ए आ जाएगा सर आंसर। आंसर आवाज क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर क्लियर है। यस सर। हाँ ठीक है, गुड बाय गुड बाय। अरे कैसे निकाल दिया तुम लोगों ने, तुम लोग तो कमाल के सर बच्चे आई हो। की वैल्यू से। अच्छा आप माइक बंद कर लेना अपना। हाँ, डेल्टा टी पूछ रहा है कि which of the following solution will exhibit highest boiling point? तो डेल्टा टी भी इक्वल टू I इंटू KBM। केबी सब में वाटर है, केबी तो बराबर ही होगा सबके लिए, तो जिसका I इंटू एम का वैल्यू बड़ा होगा, I इंटू एम का वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसका डेल्टा टीवी भी बड़ा होगा। अच्छा I इंटू एम, अब ऑप्शन ए ऑप्शन को आप ब्रेक करो तो Na2SO4 ये ब्रेक हो गया 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो I हो गया वेंटॉप फैक्टर 3, तो I इंटू एम कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.01, ये हो गया 0.03।
ए ऑप्शन के लिए हो गया 0.03, बी ऑप्शन में है KNO3, तो KNO3 को आप ब्रेक करिए, K पॉजिटिव प्लस NO3 टू आएगा, टू आएगा सर इसका आई। वेरी गुड, I इक्वल टू आ गया 2। अच्छा I इंटू M कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.01, ये हो गया 0.02, तो इसका आया 0.03, इसका आया 0.02। अच्छा यूरिया और ग्लूकोज जिसका ब्रेकअप नहीं होता है उसके लिए वेंटो फैक्टर आई होता है 1, जिसका ब्रेकअप नहीं हो रहा है उसके लिए वेंटो फैक्टर आई लेना है 1। सर दोनों का 1 होगा। हाँ तो ये हो गया 0.015 और ये भी हो गया 0.015, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, ए ऑप्शन का। ए का, तो उसका डेल्टा टी भी बड़ा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा। बिल्कुल सर। सचिन तूने तो कर लिया था सर। ये? यस सर, हो गया था पहले ही। प्रवीण, उमेर, यस सर हो गया था। एक ही वैल्यू से करा था ओके, सर। ओके, ओके। ठीक है, चलो कुछ कदम को बढ़ाएं आगे। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि 0.1 मोलर aqueous solution of MgCl2, aqueous solution of MgCl2 at 300 Kelvin, at 300 Kelvin is 4.92 atm, 4.92 atmosphere. What will be the percentage ionization? What will be the percentage ionization of the salt? What will be the percentage ionization of the salt? Option A 49%, option B 29%, option C 39%, option D 69%. अल्फा निकालना है, फॉर्मूला याद है, I-1/n-1, अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। सर 49%। हाँ 49% इज द राइट आंसर। कैसे निकाल दिया आप लोगों ने 49%? सर पाई इक्वल टू ICRT। यस सर, पाई इक्वल्स टू ICRT लगा देंगे। ठीक है, आई आ जाएगा सर जी 1.99। एक मिनट रुक जा, 4.92 आई, सी कितना है 0.1, आई आ जाएगा, ये हो 0.082, टेम्परेचर कितना 1.99 आ रहा है सर। आई कितना आ गया 1.99। 1.99। 1.99, ये आई निकल गया। जो तुम लोगों का डेटा सही है तो आई हो गया 1.99, तो अल्फा हो जाएगा 1.99 माइनस 1 बाय n-1। n कितना लोगे, MgCl2 को तोड़ोगे तो कितना आयन दे देगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 3 लेंगे आयन दे रहा है 3, 3। तो n का वैल्यू 3 माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू 0.99/2। 52, तो 99/2, तो 49.5, 49 ऑप्शन क्या है 49%। ठीक है, 49%। कुछ बच्चे तो बहुत फास्टली कर रहा है। सर यस सर। नेक्स्ट डॉक्टर हो तुम लोग, अगले साल तुम लोग
चीरफाड़ करोगे बिल्कुल हॉस्पिटल में? सर जी। भैया डाउट नट से तो नहीं कर रहे कोई? हाँ इतनी सॉल्यूशन जल्दी तो दिखाऊं मुंह क्या? से मेरा भी नहीं निकल रहा सॉल्यूशन डाउट दिखाऊं नट भाई? से भी। सॉल्यूशन कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ सर, डाउट नट नहीं, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो मैं नहीं कर सर रहा। ऑनलाइन क्लास में तो सबके आंसर आ जाते हैं। अच्छा वही बात सर। चलो ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हमें अपने आप से ऑनेस्टी रखना चाहिए। हाँ चल आगे देखते हैं। लिख लो आप लोग। चलो आप थोड़ा तेज करो क्वेश्चन की रफ्तार को। ठीक है लिखो आप क्वेश्चन। आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आफ्टर एडिंग सॉरी आफ्टर एडिंग non volatile solute, after adding non volatile solute, freezing point of water, freezing point of water decreases to minus 0.86 degree C, minus 0.186 degree C. Calculate delta TV. Calculate delta TV. अब यहां पे आपका KF गिवन है 1.86, KB गिवन है 0.521, ये है केजी मोल इनवर्स, इधर है केजी मोल इनवर्स। करो सर ये के भी फिर से बताइएगा क्या लिखा है? आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O डिक्रीजेज टू minus 0.186 डिग्री C. कैलकुलेट डेल्टा टीवी। सर एक बार केबी की वैल्यू बता दो। किसका किसका वैल्यू बता दूं? सर केबी की। केबी यस सर। ये तो है ना 0.521। ओके सर। सर ऑप्शन नहीं दोगे इसमें? हाँ ऑप्शन ले लो। 1.86, 0.521, 0.0186, 0.0521। डी आ रहा है क्या इसका? बी ये डी 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 0.0521 डी आ रहा है सर। डी इज द राइट आंसर। बंदों में दम है, बच्चा सब तो मतलब गजब कर रहा है, गजब गजब।
कैसे कैसे करोगे? देखो सर रेशियो ले लेंगे ना, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी पी। डेल्टा टीबी इक्वल टू सर डिवाइड कर देंगे सर, आ गया। अब तो M दोनों कैलकुलेटर ही कर। डेल्टा टीएफ कितना है? 0 माइनस माइनस 0.186, ये हो गया 0.186 बाय डेल्टा टीबी इक्वल टू के एफ 1.86 बाय के बी 0.521। सो डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.186 इंटू 0.521 बाय 1.86। ये हो गया 0.0521। ये सब करने दो, सारे बच्चे को करने दो। सर माइनस में आ रहा है सर। क्या? सर 0.0521 माइनस में आएगा। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? कैलकुलेट डेल्टा टीबी पूछा था, टीबी हाँ नहीं पूछ डेल्टा रहा है। सर मेरा माइनस में आ रहा है। डेल्टा टीबी हाँ नहीं, डेल्टा टीएफ क्या लिखोगे? एक मिनट पहले लिख लो, अभी मैं करता हूं। अभी आदित्य, मैं जस्ट गिव मी 1 सेकंड टाइम, आई विल डू इट। और तुम लोगों बी बैच वालों के पास तो वो बुक होगा ही, ए वाले के पास भी बुक होगा। अब उससे करना क्वेश्चन आज। वो बुक का मतलब समझ गए होगे ना? समझ गया सर। फिर मॉड्यूल जिससे हम लोग करते थे, वो बुक जो पूरे इंडिया में जिससे करते हैं। यस सर, समझ गए। मैं समझ गया, समझ गया, हाँ, समझ समझना गया। बस, उसको बोलना नहीं है, उसी से करना है बार बार। क्या चीज से? अच्छा, कोई तुम्हें मैसेज कर देगा, मैसेज में लिख दो कोई। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। सर एलन के मॉड्यूल। चलो आगे बढ़ो। हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। डिलीट करो मैसेज। हाँ, उसको फॉलो करना है बस। सर डिलीट नहीं हो रहे हैं। अब छोड़ दे, कोई बात नहीं, वो तो अपने घर के ही साइड पे ही है ना। तभी देखो, ये हो गया। अच्छा चलो, मैं प्रवीण अभी यहाँ पे वेट कर रहा है। प्रवीण, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है बेटा, मैं उस पे आ रहा हूँ। सॉरी, प्रवीण बोल रहा हूँ आदित्य की, कि डेल्टा यस टी सर। देखो तुम लोग कई बार, अब तुम्हें जो नीट फंसाएगा ना, कैसे फंसाएगा ये देखो, कि डेल्टा टीएफ, इसीलिए मैं बार बार लिखा था कि डेल्टा टीएफ क्या लिखा था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यस डेल्टा सर। टी क्या लिखा था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंस समझ गए? यस सर। डेल्टा टीवी में सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, डेल्टा टीएफ में सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है। ये इससे कभी कंफ्यूज मत होना। अच्छा, दूसरी अरे बात, हाँ सर, 0 माइनस माइनस 0.0816 होगा ना, वो मैंने माइनस को माइनस ही ले लिया, प्लस नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आ हाँ गया। तो ठीक आ है, गया। आप समझ गए ना? यस सर। छोड़ दूं? यस सर, छोड़ दो। आगे बढ़ो। ठीक है, अब थोड़ा सावधानी से इस क्वेश्चन को करो। ये यूं गया। चल, अब आप लोग लिखो कि ए 5% सॉल्यूशन बाय मास, a 5% solution by mass of cane sugar, a 5% solution by mass of cane sugar in water
has freezing point water has freezing point of 271 Kelvin and freezing point of pure water has 273.15 Kelvin. Find the freezing point of a 5% solution by mass of glucose in water is option A 271 Kelvin, option B 273.15 Kelvin, option C 269.07 Kelvin, option D 277.23 Kelvin. Do it. हेलो हाँ, सर, ये ऑप्शन सी में 2 है या 7 है? ये ऊपर 271 केल्विन और नीचे का 277.23 केल्विन. ओके. केन शुगर का फॉर्मूला लेना है C12H22O11 और ग्लूकोज का फॉर्मूला लेना है C6H12O6. सना डी बोल रही है आंसर क्या? शुभम सी डी. आंसर तो है सी. आंसर सी है. रिमसा सी सही है. रिमसा शुभम का भी सही है. उससे पहले एक बच्चे का मैसेज देखो क्या कर रहा है. मैसेज कहां गया? अमन का सी है. अच्छा, मैसेज बॉक्स ये है. हाँ, अब पता चल रहा है. शिवम का सी है, अमन का सी है.
सी वाले तो सही है। हाँ, मैं करता हूं कि पहला क्वेश्चन है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हैज 273.15 केल्विन। ठीक है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, दोनों के लिए डेल्टा टी एफ है। तो दोनों के लिए, एक के लिए कितना है 273.15 केल्विन अब माइनस 271 केल्विन, तो ये हो जाएगा 2.15 केल्विन डेल्टा टी एफ। तो 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5% है, मास सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है 342 प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 5% केन शुगर है तो 95% क्या है सॉल्वेंट है, 5% केन शुगर है तो 95% क्या है सॉल्वेंट है, इंटू 95 अब बाय 1000, it will be equal to 2.15 equal to kf into 5 into 1000 by 342 into 95। इसको मान लो इक्वेशन 1, ये सुक्रोज के लिए है, सॉरी केन शुगर या सुक्रोज जो कुछ भी, सुक्रोज बोलो या केन शुगर बोलो जो कुछ भी, केन शुगर। अच्छा, दूसरा बनेगा ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये भी 5% है, ये हो जाएगा 5 अब बाय ग्लूकोज का मोलिकुलर मास C6H12O6, ये हो गया 180, तो 5 बाय 180 इंटू 95 ऊपर में चला गया 1000, ये निकल गया आपका सेकेंड, ये निकला है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो के एफ से के एफ कैंसिल, 5095 कैंसिल, ये हो गया 2.15 बाय डेल्टा टी एफ ग्लूकोज वाला इक्वल टू 180 बाय 342, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 2.15 इंटू 342 बाय 180। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करो, तो ये आ रहा है कैलकुलेट होकर के 4.18 केल्विन, ये आ रहा है कैलकुलेट होकर के 4.18 केल्विन, 4.18 केल्विन। पहले यहां तक लिखो तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। तो ये लंबा सा कैलकुलेटिव, पता नहीं तुम लोगों ने बहुत फास्टली बना लिया था। फिर से मैं बता देता हूं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो ये 2.15 इंटू के एफ एम, ये हमने सुक्रोज के लिए लगाया, केन शुगर के लिए 5% है मास,
तो 5% केन शुगर हुआ, तो 95% क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो 5% केन शुगर, तो 5 ग्राम हो गया केन शुगर, तो 5/342 इसका मोलिकुलर मास इंटू 95 मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन केजी डिवाइडेड बाय 1000, तो 2.15 इक्वल टू KF इंटू 5 इंटू 1000/342 इंटू 95, ये हो गया सुक्रोज के लिए। फिर हमने यही काम किया ग्लूकोज के लिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ग्लूकोज भी 5% ही है, तो 5/180 और 95/1000, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशन को, दोनों का KF सेम है, कट गया, तो डेल्टा TF आ गया 4.18 केल्विन। सर 4.08 केल्विन आएगा। हाँ 4.08 केल्विन। 08 कर लो, 08 पक्का ना? हाँ सर। 08 कर दो। सर कैलकुलेटर से करा है, गलत थोड़ा ना होगा। कैलकुलेटर से किया तो ठीक ही होगा, तुम्हारा ही ठीक होगा। 4.08 केल्विन, ठीक है, 4.08 केल्विन। आगे बढ़ो, यदि ये तुम्हारा 4.08 केल्विन हो गया, तो अब आप लोग हमें बताओ कि डेल्टा TF होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा TF। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना दिया हुआ है बुक में, 273.15। अब माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपने केल्विन में निकाला है अभी, 4 पॉइंट कितना बोल रहे हो, 08। तो कैलकुलेट करो, 273 में से 4 गया 269, तो 269.07 केल्विन, ये ऑप्शन होना चाहिए। भाई तुम लोगों ने बहुत फास्टली कर दिया था इसे, लेकिन इसमें काफी कॉन्सेप्ट था सर नहीं हुआ ये मेरा, ये हुआ नहीं था मेरा। बॉक्स स्पेशली खोला तो मैंने लाइन से बच्चे का आंसर सीखा। मतलब तुम लोग नेक्स्ट टू बी डॉक्टर हो अब। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि एक टर्म होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कोई भी दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तब होगा जब उसका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इक्वल टू होना चाहिए π2। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इक्वल टू होना चाहिए π2। π1 इक्वल टू π2 होना चाहिए, और C1 इक्वल टू होना चाहिए C2। C1 इक्वल टू होना चाहिए C2। और एक बात और सोच लो, यदि उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तब तो हो गया कंडीशन, π1 इक्वल टू π2 हो या C1 इक्वल टू C2 हो। यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन लगा हुआ है, उस कंडीशन में एडिशनल I1 इक्वल टू I2। यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो फिर I1 इक्वल टू I2। ओके, तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इक्वल टू π2, C1 इक्वल टू C2, मेन ये दोनों काम करेगा। यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो ये भी काम कर जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो ये लिख लिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसी में एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। एक का प्रेशर ज्यादा होगा हाइपर, एक का कम होगा हाइपो, तो कोई सुनी। आगे पहले ये लिख लो, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 इक्वल टू π2, C1 इक्वल टू C2, और यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो I1 इक्वल टू I2 ऑल्सो। अच्छा, अब सवाल ये है, लिखो लिखो सर। अब यहां पे जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो ये है कि एक 5.25% solution of a substance, solution of a substance is isotonic with
is isotonic with 1.5%, 1.5% solution of urea molar mass 60 यूरिया का in the same solvent if the densities of both the solution are assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube, molar mass of the substance will be option A 210.0, B 90, C 115, D 105. सर ए आएगा। यस यस सर 2110 210 एक आंसर बोल रहे हो इतना Yes, जल्दी सर 210 इतना फास्ट तो कर क्या रहे हो बे करने दो बाकी बच्चे को करने दो ए आंसर तुम लोग बोल रहे हो 210 सही है 210 सही है अच्छा नेक्स्ट सना नेक्स्ट मैं बता रहा हूं पहले 1 मिनट ये जिन बच्चों को नहीं बनाया उनको मैं कर दूं तो आइसोटोनिक है तो पाई 1 इक्वल टू क्या लोगे पाई 2 या C1 इक्वल टू क्या लोगे C2 C1 क्या आता है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन होता है तो एक का है 5.25% एक का है 1.5% तो 5.25 बाय इसका मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू दूसरे का है 1.5%
बाय इसका मोलिकुलर मास, यूरिया है 60 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल, तो 5.25 बाय m इक्वल टू 1.5 बाय 60। m इक्वल टू 210, बिल्कुल सही 210। सर डेंसिटी का तो यूज हमने किया ही नहीं। यूज कैसे हुआ मैं बता रहा हूं, एक्चुअली में डेंसिटी का यूज, डेंसिटी क्या होता है दिखा रहा हूं, ये लिख लिया आप। डेंसिटी का यूज यदि तुम करना चाहोगे तो देखो कि ये 5.25 ग्राम उसका मास हुआ बाय वॉल्यूम इक्वल टू 1.5 बाय वॉल्यूम, ये दोनों डेंसिटी को बता रहा है। वैसे एक तरह से तुम 1 मिनट रुक जाओ, डेंसिटी का यूज तुम बोल रही है नहीं हुआ ना, रुक जा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, और डेंसिटी दोनों का सेम है। एक मिनट थोड़ा सोचने दो। सर आगे समझ, डेंसिटी और मास दोनों इक्वल हो गए ना, मास तो हमने 100 लिया। मास दोनों का 100 है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास दोनों का 100 है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। इस सेंस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यस सर। पूजा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट in degree C, the freezing point in degree C of a solution containing, the freezing point in degree C of a solution containing 0.1 gram of 0.1 gram of, अगर ध्यान से देखना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं चर्चा कर रहा हूं, K3FACN6, इसका मोलिकुलर वेट है 329 in 100 gram of water, in 100 gram of water, in 100 gram of water, KF given है बेटा 1.86 एज कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए -2.3 इंटू 10⁻², ऑप्शन बी -5.7 इंटू 10⁻², सर के एफ 186 है 1.86 है। सर के एफ 1.86 है 186 है। 1.86 है बेटा।
सर सी। 1 मिनट रुक जा, मैं भी थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूं। कितना बोल रही है आंसर? कितना? कितना बोल रहे हैं आप लोग आंसर? अनिष्का कितना सी बोल रही है? सी मतलब -5.7। अच्छा, अब मैं समझ गया तुम लोग गलती कहां कर रही हो। ए बच्चे हैं, रिमसा ए है, 5 ए है। सर ए ऑप्शन है क्या? ए ही होगा। अच्छा, ए ही होगा कैसे? कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिर्फ वही ब्रेक होता है जो बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है। तो आपने जैसे लिखा कि K3FeCN6, इसको आपने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो जाएगा 3K पॉजिटिव अब प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, 4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब मेरे ही हिस्से में आया है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगा वहां पे। लेकिन फिलहाल तुम यहां पे जान लो कि K3FeCN6 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होकर के क्या देगा? 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। तो मतलब ब्रैकेट से जो बाहर है वही टूटेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला कभी नहीं टूटेगा, यही इसमें ट्रिक था। तो I इक्वल टू जो वेंटा फैक्टर I लिखोगे, वो I कितना लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन 4 हो गया। 3 + 1/1 4, ये हो गया एक हिंट। अच्छा, बाकी सारे बहुत सारे बच्चों ने ये इसको बना दिया था कि ये आंसर हो गया। पहले लिख लो I इक्वल टू 4। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ, क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर आप। आवाज रुक जा, ठीक करता हूं, 1 मिनट रुक। अब आ रहा है? आरती शर्मा पूछ रही है TF KF वाला। हाँ, डेल्टा TF इक्वल टू I KF। यस सर, क्लियर है अब, क्लियर है। वो टेक्निकल है, अब इतना सुबह से क्लास चल रही है, तो कभी कोई मशीन हैंग कर रहा होगा, कुछ ऑन कर रहा होगा, इसीलिए तो मैंने घर से नहीं लिया, क्योंकि घर की बोर्ड और इस बोर्ड में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये बोर्ड अच्छा है तो डेल। अब आप ये ओहो हो, तो I निकल गया 4। अच्छा, I यदि 4 निकल गया तो अब आप लिखो कि डेल्टा TF इक्वल टू I KFM। I कितना हो गया? 4। KF है 1.86। अब मोलैलिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 ग्राम है सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट 329 प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100/1000। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 × 1.86 × 1000 ऊपर गया बाय 329 × 100। कैलकुलेट करो बेटा फटाफट। कितना आ गया कैलकुलेट करके? 0.022। 0 पॉइंट, ठीक से बोलना, 0.022 या 23? हाँ सर, वो 2-3 चला जाता है अप्रॉक्स में। अच्छा, इसको लिख सकते हो 2.3 × 10⁻²। यस सर। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है डेल्टा TF, ये निकला है दिस 2.3 × 10⁻²। अच्छा, डेल्टा TF होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो
फ्रीजिंग, हाँ बोलिए। सर 0.22 होगा, 0.0 नहीं होगा। रुक जाओ। रुक जाओ, मेरे को करने दे, कैलकुलेट करने दे। यस सर 0.22 होगा। 0.22। 22। 1 मिनट लगेगा, मैं भी चेक कर लेता हूं ना, रुक। हाँ 0.226। अच्छा क्वेश्चन में 0.1 ग्राम दे रखा था गिवन। यस ये सर। जी हाँ, सर, जी तब आया था। अब जो हो ही गया, फिर वहां गलती लिख दिया था। हाँ हाँ सर वो गलत था ना, उसको देखा नहीं। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड लगाना। क्या करूं पीछे? यस सर। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ 0.1 ग्राम है। सर 0.1 लिख देते, मैं तो 1 ग्राम के हिसाब से कर रहा था। हाँ चल कोई बात नहीं, ठीक है, कोई सुन, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा टीएफ इक्वल टू इतना। अच्छा, डेल्टा टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻²। ये पूछ रहा है निकालने के लिए, ये कितना है 0 डिग्री सी, मतलब 0 है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर लगा दो, -2.3 इंटू 10⁻²। काफी कैलकुलेटिव है यार, काफी कैलकुलेटिव है। हो गया। हो गया बेटा। जी सर। अब मैं इसको यहां पे रोकता हूं, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। इस पे मैंने काफी क्वेश्चन करा दिया। अब आप हेडलाइन डालो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओहो ऊपर कट गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी डेप्थ में जाना होगा। आराम से चलते हैं। पहले सबसे पहले लिखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन को जानते हैं। लिखो आइडियल सॉल्यूशन में कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन an ideal solution is one in which the molecule attracts one another. An ideal solution is one in which molecule attracts one another. Molecule attracts one another with equal force. With equal force. सबसे पहली बात की दुनिया में with equal force. An ideal solution is one in which molecule attracts one another with equal force. With equal force. फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई A2 है सॉल्यूशन, A2 सॉल्वेंट है और कोई B2 सॉल्वेंट है। ये दोनों मिलकर के A2 सॉल्वेंट और B2 सॉल्वेंट मिलकर के बना रहा है AB सॉल्यूशन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B ये जो होगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB। मतलब मिक्सिंग के बाद भी उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही रहेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, चाहे तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करे। आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है कि डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, इसका क्या मतलब हुआ शिवम, सॉरी सचिन, कि जैसे एक सॉल्वेंट है 2 लीटर और दूसरा है 3 लीटर, दोनों को मिला दो तो 5 लीटर बना। तो 5 लीटर मिलने से पहले भी 5 लीटर था, मिलने के बाद भी 5 लीटर ही रह गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, जीरो। जीरो। इसका मतलब कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, मिक्सिंग के बाद भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन आइडियल है। लेकिन 2 लीटर प्लस 3 लीटर को मिला दिए और बन गया 6 लीटर या 4 लीटर। मिक्सिंग के बाद कर गया या वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, इस दोनों ही कंडीशन में वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये होता है, अभी मैं प्रूव करूंगा। तो डेल्टा भी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। यदि वॉल्यूम का मिक्सिंग चेंज जीरो है तो ये हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन लिख लो आप, मैं बोर्ड बदलूंगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा सर अभी नोट नहीं किया सर। ये लो ना, स्मार्ट बोर्ड है ना, लिखो। सर वो 2 लिखा है, 2AB। ये 2AB लिखा है वो। हाँ 2AB लिखा हूं। हो गया सर, हो गया। हो गया सर।
हाँ ठीक है, गुड बॉय। मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। अब जो बच्चे ने थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स, आप लोगों ने बी वाले का तो अभी हुआ नहीं है थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स, ए वाले का हो गया होगा तो नो सर अभी नहीं हुए। नहीं हुआ। नो सर, थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ। थर्मो नहीं हुआ है तो पहले थर्मो पढ़ाने के लिए बोलता ना, चल इसके बाद थर्मो कर लेना। तो इंथैल्पी चेंज जो होता है बेटा, इंथैल्पी चेंज जो होगा, चेंज इन इंथैल्पी, वो मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले चेंज 0 होगा, मतलब इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एच इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलेट, किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। और यदि नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि हीट नीदर इवोल्व नॉर एब्जॉर्ब्ड, heat neither evolved nor absorbed. Fourth point, there should be no chemical reaction, there should be no chemical reaction between सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यदि केमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यदि हो गया तो नॉन आइडियल हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ होने वाला एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा एक मिनट, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि H2O लो और इसमें अमोनिया डाल दो तो ये बन जाएगा NH4OH। NH4OH, आपने लिया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, इट विल गिव यू H2CO3। आपने लिया H2O, कैल्शियम CaO डाल दो, इट विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस। इस तीनों ही कंडीशन में क्या है कि रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये एग्जांपल हो जाएगा। ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर अभी तो आइडियल सॉल्यूशन चल रहा था, ये नॉन आइडियल कहाँ से आ गया? नहीं आ नहीं गया, नहीं आ नहीं गया, कहीं से नहीं आया है। वो एग्जाम्पल मैंने ये दिखाया कि यदि वो रिएक्शन कर जाएगा तो नॉन आइडियल हो जाएगा। नॉन आइडियल तो अलग से पढ़ेंगे, पहले आइडियल पढ़ रहे हैं, फिर नॉन आइडियल पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अभी भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो मैंने ये दिखाया कि ये इसमें रिएक्शन कर गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं इस दिखाने के लिए यहां पे लिखा था, समझे फरीद? यस सर। मैं इस पर्पस से लिखा था बेटा। ओके गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ आप पॉइंट नंबर कौन सा था? फिफ्थ पॉइंट, सॉल्यूट मोलिक्यूल should not dissociate solute molecule should not dissociate into ideal solution। solute molecule should not dissociate into ideal solution। जैसे कि मान लो हमने लिया NaCl,
NaCl को हमने पानी में डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन में, और ये NaCl ब्रेक कर गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये डिसोसिएट हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे आपने लिया H2SO4, H2SO4 will be broken up into 2H positive plus SO4 2 negative। मान लो ये ब्रेक कर गया, तो यदि ये ब्रेक कर जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो है, तो आइडियल सॉल्यूशन का सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं करेगा, डिसोसिएट नहीं करेगा। 6 पॉइंट, एसोसिएट भी नहीं करेगा। सॉल्यूट मोलिक्यूल should not associate into ideal solution। एसोसिएट भी नहीं करेगा। लिखा? सर 2 मिनट। ठीक है। सर ये 6 वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। ये वाला सॉलिड मॉलिक्यूल शुड नॉट एसोसिएट। मैं Yes, इसके sir. एग्जांपल देता हूं, एक रुक जाओ, एग्जांपल ले लो कि जैसे कि तुमने लिया, मान लो बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, तो बेंजोइक एसिड का जो 2 मॉलिक्यूल लोगे तो ये एसोसिएट कर जाएगा। तुम लोगों को पढ़ी होगी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, और इधर ले लो दूसरा मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का COH डबल बॉन्ड O। अब इसके बीच में बन गया तुम्हारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बन गया आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं बेटा? एसोसिएट हो गए। अब ये एसोसिएट हो जाएगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होना चाहिए, तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन आइडियल, ये हो जाएगा नॉन आइडियल। समझ गए अंकिता? यस सर। हाँ। एक मिनट रुको, थोड़ा मैं पानी पी का रहा हूं।
हाँ, तो सॉलिड मोलिक्यूल एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ये हो गया एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो कि पॉइंट नंबर सर 8। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। रुक जाए एक मिनट। अब ठीक है? यस सर। ओके सर। था कि ये रोल्स लॉ तो अभी मैंने बताया नहीं हो, अभी यहीं पे बता देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन जो है सो रोल्स लॉ को ओबे करता है। हेलो सर। कहाँ हो सर आप? सर हेलो स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो। सर, अब तो वॉइस होगा, आप दोनों गायब हो गए। क्या? कहाँ चले जाते हो बार बार? सर कुछ आ ही नहीं रहा था ना, आप आ रहे थे ना आपकी वॉइस आ। हेलो हेलो हेलो। अब आया? सर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है। सर आपके एंड पे शायद नेटवर्क इशू है। ये सर वीडियो ब्लर हो रही है आपकी तरफ से और बार बार अटक दी। बुलाता हूं मैं, किसी को बुलाता हूं। अब ठीक है सर, ठीक है। अब तो ठीक हो गई। ठीक है सर। इंटरनेट बहुत ज्यादा स्टूडियो चल रही होगी ना कई सारे, तो लोड नहीं ले रहा होगा इंटरनेट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आइडियल सॉल्यूशन जो है सो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। अब तुम लोग ये पूछोगे कि रोल्स लॉ है क्या, तो मैं अभी बता देता हूं, पहले पॉइंट लिख लो, अभी बताता हूं। देखो आइडियल सॉल्यूशन, सर ये 7th पॉइंट है या 8th? पॉइंट नंबर देख 7। 7th मान लो बेटा, 7th मान लो। आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा। आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे रोल्स लॉ। मैं यहां पे लिखता हूं पहले रोल्स लॉ, यहां पे पहले मैं पी ए इक्वल टू लिख लो, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू लिखो पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल इक्वल टू लिखो पी ए प्लस पी बी। समझा रहा हूं, अभी ये रोल्स लॉ है, पहले लिख लो मैं समझाता हूं। पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये लिख लो, मैं समझा देता हूं। ये मैं समझाऊंगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि एक एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं इसका, उसके बाद मैं इसको रोल्स लॉ को समझा देता हूं। डन सर। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है। तो 8 में लिखो, 8 पॉइंट में लिखो इसका एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिखो। ए में लिखो बेंजीन एंड टॉल्यून, बी में आप लिखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सी में नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, डी में इथाइलिन डाइब्रोमाइड,
and ethylene dichloride रुक जाओ, और एग्जांपल देखने दे। सर वो इथाइलिन डाइक्लोराइड है। हाँ, और लो एग्जांपल, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। सर क्वेश्चन में यही एग्जांपल आएंगे? तभी मैंने ढूंढ करके भी लिख दिया, इतना ही। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जिसका एक तो तुम्हें एग्जांपल याद रखोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद चक्कर क्या है कि इसके एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल के। तो कॉन्सेप्ट तो मैं भी समझाऊंगा, लेकिन क्या था, कॉन्सेप्ट के बाद भी कई एग्जांपल कंफ्यूज करते रहते हैं। जैसे इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सिमिलर साइज के हिसाब से चलेगा, पॉजिटिव डेविएशन में वीकर फोर्स के हिसाब से चलेगा, नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर फोर्स के हिसाब से चलेगा। तो इस सब पे चर्चा करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, एज मच एज पॉसिबल डिफरेंशिएट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी एग्जांपल्स याद रखना है कि बाय चांस के लिए भी रिस्क ना ले। एग्जांपल लगभग फिक्स ही है मार्केट में, 2-3 तुम्हारे बुक में था, 2-3 मैंने नेट से डाल दिया ढूंढ करके। अच्छा, अब इसमें तुम्हें समझ में क्या नहीं आया? इसमें तुम्हें समझ में नहीं आया है रोल्स लॉ, क्योंकि रोल्स लॉ अभी बताया नहीं हूं, तो रोल्स लॉ बताऊंगा। तो एनीवे, अभी किसी को कोई डाउट है तो पहले बोलो। कुछ किसी को कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ बोलो बेटा। सर आइडियल सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आइडियल सॉल्यूशन तो शो देखो एक मिनट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन बनता है, वहां पर भी, यहां पर भी बनता है। इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला जो केस नहीं है वो भी उसमें चलेगा, और उसमें जो डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला केस है वो भी उसमें चलेगा। उसमें तो दोनों चलेगा। सर आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा चलेगा? आइडियल सॉल्यूशन में जो जिसमें ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, वो एग्जांपल ही सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का होंगे। इस पे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। ओके सर, नॉन आइडियल शो करेंगे वांट ऑफ फैक्टर वाला? नॉन आइडियल में अभी आया नहीं। एक्चुअली में नॉन आइडियल में काफी लोग आज तो क्लास में हो नहीं पाता, क्योंकि अभी आइडियल का बताऊंगा पहले, फिर मुझे बताना होगा क्या नाम है, रोल्स लॉ, फिर रोल्स लॉ के बाद फिर ग्राफ, फिर नॉन आइडियल, फिर उसका ग्राफ। उसके बाद आ जाता है रोल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिक्स करके एक लॉ, सॉलिड लिक्विड और वेपर 3 इक्विलिब्रियम एक साथ।
तो वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी जो सब छोटा छोटा डॉट है वो बोल दो। सर एसोसिएशन के एक दो एग्जांपल और बता सकते हो? हाँ, जैसे कि मतलब ये तुम्हारा था एक कार्बोक्सी बेंजीन था, जैसे तू फॉर्मिक एसिड ले लो, जैसे एसिटिक एसिड ले लो। अरे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो एसोसिएट हो सकता है, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो सारा एसोसिएशन का केस है। ओके सर। वोलेटाइल सॉल्यूट वाला क्वेश्चन, या वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब होता है कि जो वोलेटाइल हो जाए, जो वेपर मतलब जो टूट जाए, ठीक है। तो जो कुछ आज किए वो किए, जो नहीं कर पाए वो अगली क्लास में कर दूंगा। सर एक बार 4 नंबर पॉइंट दिखा दो। सर एक बार 4 नंबर पॉइंट दिखा दो। क्या कर दो? सर 4 नंबर वाली स्लाइड दिखा दो। एक मिनट, कौन सा स्लाइड दिखा दूं? सर जिस पर 4 पॉइंट लिखा था। एक मिनट रुक। हाँ बोलो। ओके सर। सर हाँ हो गया हो गया। सर हो गया ठीक है। सर एक बार हाँ, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल एक्सप्लेन कर देना सर। अभी सिंपल के लिए इतना ही समझो कि वोलेटाइल वो होता है जो वेपर बन जाए। जैसे SO2 वोलेटाइल है, SO2 वोलेटाइल है, P4O10 वोलेटाइल है। वोलेटाइल है मतलब जो कि वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं निकल पाएगा वो सारे नॉन वोलेटाइल है। ओके सर। सिंपल के लिए, जब तक अगली क्लास नहीं आ रही है तब तक के लिए। ओके सर। सर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर कब कंप्लीट करवाओगे? गैसीय अच्छा, स्टेट। आप लोग का स्टेट ऑफ मैटर में कुछ बचा हुआ रह गया, क्वेश्चन नहीं रह गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि दोनों बैच सर मर्ज हो गए। केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा रह रहा है, आपने बोला था बाद में करा दूंगा। हाँ, मैं मेरे कर एक्चुअली में दोनों बैच अभी मर्ज हो गए। मर्ज हो गए तो उसके मर्जिंग के बाद ये हुआ कि हमारे हिस्से में आ गए और कुछ चले गए दूसरे सर के हिस्से में। तो सर आप एक दिन की क्लास ले लो, उसमें दोनों ही करा दो, केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा सा रह रहा है और ये तो सॉलिड वो मैं स्टेट भी। अपना एक दिन अलग से करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर बाकी ये चलता रहेगा, उधर वो सर अपना कराते रहेंगे अपने हिस्से का टॉपिक। ओके सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो सर आपके हिस्से में क्या क्या है? मेरे हिस्से में है फिजिकल और इनऑर्गेनिक। सर के हिस्से में यानी कि सर आप ज्यादा बी बैच अमीर हो, आया। आपके पास दो चीज है। हाँ, आप ज्यादा अमीर हो, आपके पास दो है, फिजिकल भी है इनऑर्गेनिक भी है। नहीं अमीर उनके हिस्से में और नहीं, बराबर बराबर ही टाइम है। उन्होंने तो अपने हिस्से का पढ़ा चुके हैं ना पूरा फिजिकल। अब तो बचा हुआ चैप्टर अच्छा कितना सर। है? सर बैच 1 में इनऑर्गेनिक तो दीजिए सर करा रहे हैं। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दीजिए सर सॉरी कराएंगे। इनऑर्गेनिक सर इनऑर्गेनिक सर करा रहे हैं हमें। हमारा तो एस ब्लॉक भी हो गया लगभग, डी ब्लॉक जो स्टार्ट हो होगा। गया है वो हो गया है। जिनका तुम्हारा एस ब्लॉक हो गया है। यस सर, हाइड्रोजन एस सर ब्लॉक एस ब्लॉक कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। डी अभी ब्लॉक कॉमन कराएंगे। चैप्टर जो बचा हुआ है पहले मैं वो खत्म करूंगा दोनों बैच का, हमारे हिस्से का। उसके बाद जो बैच 2 है जिसका चैप्टर छूट गया है, उसका शुरू से सारा चैप्टर चलेगा वहां तक। सर तो ऑर्गेनिक भी हमारे साथ साथ चलेगी? ऑर्गेनिक दुजेश सर कराएंगे, और फिजिकल का चैप्टर अभी पहले, और इनऑर्गेनिक का जो कॉमन है दोनों बैच में वो मैं करा दूंगा। उसके बाद जो चैप्टर बैच 2 का रह गया है वो भी मैं ही करा लूंगा। सर आप तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल कराओगे ना? हाँ, क्योंकि आखिर कि ऑर्गेनिक में यह होता है ना कि दो दो आदमी नहीं पढ़ा सकते थे ना एक साथ, क्योंकि वो लिंक है, जिसको भी पढ़ाना है वो पूरा पढ़ाएगा। तो सर आप भी पढ़ा देना। ठीक है, सब ठीक है। चल बाय। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लास विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय। सर यस
सर एक डाउट था, वो आपने बताया था ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, जब सल्यूट ma'am. बहुत लेस कर, यस मैम। जब सल्यूट बहुत ज्यादा कम होगा तो वो कितना कम होना चाहिए सॉल्वेंट से जब हम हाँ, reduce ये करेंगे? तूने बहुत, ये तो तुम आयनिक कितने में पढ़ी होगी कि कब किसके कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाय सर। तो मैं बता रहा हूं, जैसे 1 के कंपैरिजन में 0.1 नेग्लेक्ट नहीं होगा, 1 के कंपैरिजन में 0.01 भी नेग्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 के कंपैरिजन में 0.001 नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझी? सर रिपीट करना, आपके वो मैं वॉइस ये बोल रहा था कि 1 के कंपैरिजन में 0.1, एक मिनट सुनो, 1 के कंपैरिजन में 0.1 नेग्लेक्ट नहीं होगा, 1 के कंपैरिजन में 0.01 नेग्लेक्ट नहीं होगा, 1 के कंपैरिजन में 0.001 नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब इस टाइप का डिफरेंस रहेगा तब नेग्लेक्ट कर देना। ओके सर। और सर अगर जैसे 0.1 है और 9.9 है तो फिर निग्लेक्ट कर सकते हैं? 1 ना कभी नहीं, 0.1 और 9.9 में 9.9 मतलब तुम मान लो 10 है और 0.1 है, कभी नेग्लेक्ट नहीं होगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। आप जिसको जो भी पूछना हो बोलना हो वो फोन पे बोलना। ठीक है? फोन नंबर भी ओके है, सर, बाय। बात कर लेना फोन पे अब। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू सर।